मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था आपके डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, और भी कई सारे एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग जो हैं रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट होता किस लिए है, क्यों मनाया जाता है। ठीक है, ये इस चैप्टर की हमारी लास्ट वीडियो होगी, इसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर जो है कवर कर लेंगे। और बेटा इस वीडियो को लाइक करते रहिए, लाइक करने से जो है आगे और वीडियोस बनाने के लिए हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि आप जब आप करते हैं ना, तो जो है इसका एडवर्टाइजमेंट होता है और जो है काफ़ी चीज़ें हद तक अच्छी हो जाती हैं। ओके, चलिए ये स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट एट विच इज एडेड टू द कैपिटल एंड रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। मतलब जो भी एक बंदा बिजनेस करता है वहाँ से जो भी अमाउंट जो भी पाता है वो रेवेन्यू होता है। ठीक है, रेवेन्यू अर्न बाय द सेल ऑफ द गुड्स, यानी कि आप गुड्स को सेल कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक टीचर किसी बच्चे को पढ़ाता है तो वो क्या है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। एक बिजनेसमैन अपने गुड्स को बेचता है, वो क्या है, सेल ऑफ गुड्स है। ठीक है, तो सर्विसेज और गुड्स में आप लोगों को फर्क समझ में आ गया होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन डिटरमाइन द टाइम at the particular period at which the revenue realized. The revenue is deemed to be realized when the title or the ownership of the goods has been transferred to the purchaser and it is legally to be liable to be paid some amount. मतलब रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट में ये चीज़ है कि जब हम ट्रांसफ़र जब हम कर देते हैं तो जो है लीगली जो है लाइबल हो जाता है उस अमाउंट को पेमेंट करने के लिए। एंड इट शुड नॉट be remembered that the revenue recognition is not related to the receipt of the cash. revenue recognition जो है कैश से कोई मतलब नहीं उसका होता है। ठीक है, नॉट रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्म ऑर्डर अ गुड्स ऑन 1 जनवरी, फर्म अगर करती है गुड्स अपना 1 जनवरी की, the goods on which 28 January received from the cash on the 1st January and the revenue is deemed to be have been earned on the 28th January. The ownership of the goods has been transferred on that day. मतलब ऑर्डर की एंट्रीज में कहा गया नहीं होती है, और जो है जिस दिन जो है फर्म ने ट्रांसफर कर दिया गुड्स उसी दिन जो है हम लोग रेवेन्यू रिकग्निशन जो है कॉन्सेप्ट के तहत मान लेंगे कि ये रेवेन्यू यहाँ से रिकॉग्नाइज हो गया। रेवेन्यू इन दिस केस दैट द इनकम एंड द रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा आर टू बी रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम। ये मतलब टाइम बेसिस पर जो है रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मंथ ऑफ मार्च 2015 इफ ही रिसीव इन 2000 अप्रैल 15, ठीक है, इट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। यानी कि मार्च का जो रेंट है अप्रैल में मिला जाके तो क्या माना जाएगा, तो क्या अप्रैल का मान लिया जाएगा? नहीं, ये माना जाएगा मार्च का ही है। ठीक है बच्चे, क्योंकि रेवेन्यू हमारा रिकॉग्नाइज कब हुआ था? मार्च 15 में हुआ था। सिमिलरली द कमीशन ऑफ द अप्रैल इज रिसीव्ड इन एडवांस in March 15, then it will be treated as a revenue for the financial year on the April 15। यानी कि मार्च में ही आपको कुछ एडवांस कमीशन मिल गया तो माना कब का जाएगा? अप्रैल का माना जाएगा। ठीक है, देयर आर द फ्यू एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ द रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। इसके कुछ अपवाद भी हैं, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, जहाँ पे ये नहीं लगता है। इन दिस केस द सेल ऑन द इंस्टॉलमेंट बेसिस, कोई भी सेल आप कर रहे हो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर रहे हो, इट इज टू बी कलेक्टेड एट द इंस्टॉलमेंट एंड ट्रीटेड एज रियलाइज। ये तभी रियलाइज होगा तभी ये मतलब इसमें रिकॉर्ड होगा तब जब ये रियलाइज पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी गाड़ी आपने खरीद ली या आप कुछ ना कुछ बेच रहे हो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, ठीक है, तो जब पूरा का पूरा अमाउंट तभी रियलाइज होगा जब जो है उसमें पूरा का पूरा उसमें आ जाएगा। ठीक है बच्चे। सेकेंड, इन दिस केस द लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डिफिकल्ट टू बी पोस्टपोन्ड। मतलब लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं उनको जो है डिफ़िकल्टी होती है उनको पोस्टपोन करने में, तो उनको जो है उनके कुछ ना कुछ पार्ट जो है उनके बना लिए जाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे फॉलो अप हो जाता है। That in this case the mining of the revenue is recognized when the accounting period when the production is made even through sale has not been made। मतलब सेल जैसे नहीं होती है तभी माइनिंग होती रहती है, तभी हम लोग जो है मानते रहते हैं कि रेवेन्यू हमारा रिकग्नाइज हो रहा है। ठीक है बच्चे, ओके। चलिए रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट आपका खत्म आपका हो गया है।
अब हम लोग चलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर करेक्शन और करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉफिट को सही से डिटरमाइन करने के लिए। According to this concept, that determining the net profit of the business and all the costs is applicable to the revenue is to be period for the such that against the revenue. Accordingly, the matching concept with the revenue concept, first the revenue should be recognized and it must be incurred, and gathering the revenue when recognized following are the point must be considered while the matching concept with the revenue. मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली डील करता है प्रॉफिट को डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। इसमें नेट प्रॉफिट किस तरीके से अच्छे से फाइंड कराया जाएगा, किस तरीके से चीज़ों को बेहतर और बनाया जाएगा, ठीक है। तो सारा का सारा जो है इसमें लिखा जाता है, ओके। तो आइए देख लेते हैं, इसके कुछ 4 पॉइंट दे रखे हैं, एक एक करके नजर डाल लेते हैं। व्हेन द आइटम ऑफ द रेवेन्यू इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी इनकर्ड ऑन इट वेदर इट इज पेड और नॉट। मतलब सारे के सारे इन मतलब एक्सपेंसेस को हम लोग जो है ले लेंगे अपने अकाउंट में, चाहे हम लोगों ने पे करे हो ना करे हो, क्योंकि वो एक्सपेंसेस कभी ना कभी तो पे करने ही होंगे, ठीक है बच्चे। When the some expenses are say insurance premium are to be paid partly even the next year also, the part of the realizing in the next year it should be shown in the expenses only when the next year on or not in this year। मतलब जैसे तुमने कुछ भी एक्सपेंसेस तुमने पिछले साल का तुमने यानी कि अगले साल का तुमने पेमेंट तुमने कर दिया इस साल में, तो अगले साल में ही दिखाया जाएगा, ठीक है बच्चे। That means that the insurance of the premium against which the benefit is derived in the revenue will be earned in the future, so it will be balance sheet in the asset side and the rest is treated as expense in the current year। मतलब जैसे आपने 100 रुपये का जो है रेवेन्यू इनकम जो है आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का आपने पेमेंट करा, इसमें से 75 तो इस साल का था, 25 जो है अगले साल का था। तो 25 जो अगले साल का था वो हम अगले साल में एज एन एक्सपेंस, क्योंकि 25 का अगले साल हम लोग जो है सारा का सारा बेनिफिट उठाएंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, आपने जो है अपने डिश का या टाटा स्काई का रिचार्ज आपने करा लिया, ठीक है। रिचार्ज आपने करा लिया, इस महीने का तो कराया आगे के 2 महीने का भी करा लिया, या आपने जियो का आपने रिचार्ज करा लिया, ठीक है, 3 महीने का 555 वाला। तो उसमें जो है इस महीने तो आप इस्तेमाल करोगे, आगे 2 महीने भी करोगे। तो आगे जो 2 महीने में जब करोगे ना, तो उसका बेनिफिट आप अगले 2 mहीने में उठाओगे। तो जब अगले 2 महीने में बेनिफिट जब उठाओगे, तो उसमें जब एक्सपेंस, तभी वो आपके लिए वो एक्सपेंस बनेगा। जब तक आप बेनिफिट जब तक आप उसका नहीं उठा लेते तब तक वो जो है बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, ओके। 4 सिमिलरली द इनकम इज रिसीवेबल मस्ट बी द रेवेन्यू एंड द इनकम मस्ट बी रिटाइव इन द एडवांस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ इनकम जो भी है, जो भी रिट्राइव हो रही है एडवांस में, वो सारी रेवेन्यू से घटा दी जाएगी, ठीक है बच्चे। 11th पॉइंट क्या कहता है, इन दिस कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर्ड दैट द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन should be recorded in the objective manner free from the personal bias। मतलब जो भी चीज़ आप रिकॉर्डिंग जो भी कर रहे हो ना, वो सारी की सारी पर्सनल बायस से फ्री होनी चाहिए। It should be possible that when the transaction is supported by the verifiable document, जो भी ट्रांजेक्शन आप जो भी कर रहे हो ना, सारे के सारे वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लाइक कैश मेमो, पेन स्लिप, ठीक है, करस्पॉन्डेंस एग्रीमेंट, ये सारे के सारे चीज़ें होनी चाहिए। मतलब जो भी काम आप कर रहे हो सारा का सारा काम जो है ठोस करो, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बताता है। फॉर एग्जांपल व्हेन द गुड्स आर परचेज ऑन द कैश द ट्रांजैक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द कैश रिसिप्ट, ठीक है। कैश में आपने कुछ भी माल आपने खरीदा तो जो है एज एन एविडेंस के लिए आपके पास कुछ भी होना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो सारी की सारी चीज़ें हैं। दैट द कैश रिसिप्ट ऑफ द इनवॉइस मस्ट बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज एन प्रोवाइड दैट द ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर द वेरीफाइबल ट्रांजेक्शन। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ कभी भी रेट कभी भी पड़ती है ना, पूछा जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि किस तरीके से सारा का सारा ये सब आया, पैसा आपके पास आया, ठीक है। तो उस चीज़ को आप जो है आराम से आप दिखा सकते हो कि हाँ भैया जी सारे के सारे हमने वाउचर बिल मेंटेन हमने कर रखे हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारे, ये सबका तो सत्यनिष्ठा के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के बारे में जो है अपना क्लियर आप कर सकते हो, ठीक है बच्चे। पर्सनल बायस से कुल मिला के फ्री होना चाहिए। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है? अकाउंटिंग कन्वेंशन में जो है सारा का सारा जो है जो 3 जो कन्वेंशन जो हमने आपको बताई थी वो सारे के सारे आ जाएंगी आपकी, ठीक है बच्चे। तो ये आपका जो यहाँ पे क्या नाम वो दे रखा है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन के बीच में क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन ये जो है ये 5 आप लोग जो है अच्छे से आप लोग याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इस बार, ठीक है। टीचर्स लोग दे सकते हैं, तो इसको आप जो है अच्छे से आप इसको पढ़ें
और अच्छे से करें, ठीक है। इसमें आई थिंक कुछ भी समझाने लायक कुछ भी है नहीं, आप लोग बस डिफरेंसेस आप लोग बस अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशन कौन कौन सी है? अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कंजम्पशन ऑफ प्रूडेंस, ठीक है। तो सारी की सारी काफ़ी अच्छी हैं। अभी आप लोग सुनोगे, कहानी के तौर पे मैं सारा का सारा समझा दूंगा, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर भैया ये कहता है कि भैया जो भी तुम पे कार्यवाही तुम पे चल रही हो, या जो भी तुम पे कुछ भी तुम्हारा जो है बकाया हो, ठीक है, सब कुछ अपना जो है बता दो, अपना समझ के बताओगे, ग्राहक को अपना समझ के बताओगे ना तो फायदे में रहोगे, ठीक है। जो भी तुम्हारी कमियां हैं, जैसे टीचर नहीं कभी कभार तुमसे कहते हैं बेटा तुम्हें समझ तुमको नहीं आ रहा है तो हमें जो है पूरा का पूरा बता दो, ठीक है, तुम्हें शो ऑफ ना करो, ठीक है। तो क्या है, वही चीज़ यहाँ पे भी कहेगी है, यहाँ पे भी वही चीज़ बताएगी आप लोगों को कि अकाउंटिंग मतलब जो भी आप कर रहे हो सारा का सारा कंपनी के ट्रू एंड फेयर व्यू दो, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, वो सारा का सारा फुट नोट में बताओ, आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उससे आपकी कंपनी की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो सारा का सारा जो है आप उसमें दिखा सकते हो, ठीक है, इन द वे ऑफ फुट नोट। फुट नोट समझते हो बेटा? मतलब बैलेंस शीट आपकी बन गई, उसके नीचे पॉइंटों में बुलेट पॉइंट्स में आप लोगों ने दिखा दिए। आइए बच्चे पढ़ते हैं। The convention is required that the significant information is related to the economic affairs of the enterprise, यानी कि economic जो भी affairs जो भी होते हैं enterprise के, which is completely disclosed. In other words, there should be a significant disclosure of the information which is material interest to the user of the financial statement, such as proprietor, present and potential creator, investor and other. इन लोगों के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन भैया नीडेड है वो सारी की सारी आपको दिखानी पड़ेगी। दिस प्रिंसिपल इज सो इम्पोर्टेंट दैट द कंपनीज एक्ट मेक द प्रोविजन ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनीज एक्ट ने भी कहा है कि भैया जो भी आपके ऊपर लायबिलिटी आ रही सारा सारा जो है प्रोविजन बना के चलो, सब कुछ बताते हुए चलो, ठीक है, जय माता दी कहते हुए चलो, ठीक है। द प्रिंसिपल इज सो इम्पोर्टेंट दैट हाँ the perform that the center of the balance sheet and the profit and loss account is prescribed in the companies act। मतलब कंपनी एक्ट में जो सारा के सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है, वो वाला फॉर्मेट अपनाया जाता है, पुराने फॉर्मेट को हम लोग अपनाते नहीं है। अब कुछ होशियार बच्चों के हमारे मन में प्रश्न उठा होगा कि ये कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट क्या है सर। देखो बेटा, बैलेंस शीट तो वही है, सारा का सारा बस थोड़ा सा मतलब प्रोफार्मा थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, ठीक है। जो जो आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे हम आपको सिखाते चले जाएंगे, ठीक है बच्चे। The various item of the facts which do not find the place in the accounting statement। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी जगह नहीं बना पाते अकाउंटिंग स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उनको जो है हम लोग फुट नोट्स के द्वारा जो है हम लोग दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बैलेंस शीट आपकी बनी हुई है, बैलेंस शीट में ये सारा सारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपको जो भी चीज़ आपको कोई भी जो इनमें नहीं आ रही वो आप यहाँ पे बुलेट पॉइंट बना के आप फुट नोट में आप इन्फॉर्मेशन आप सारी की सारी दे दो, ठीक है बच्चे। तो सारी की सारी चीज़ें हैं, आपको जो है अच्छे से समझनी है, ओके। चलिए, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, कुछ बच्चे गूगल करके भी देख चुके होंगे अभी। कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या है कि मतलब कोई ऐसी लायबिलिटी जो आपके ऊपर आ सकती है, ठीक है। अब जैसे आपके ऊपर कोई कोर्ट केस, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, अगर वो जीत गई तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर वो हार गई तो उसके ऊपर लायबिलिटी उसके ऊपर आएगी, उसके इन्वेस्टर, उसके जो तुम्हारे मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है बहुत इफेक्टली जो है ब्रॉडली इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस तरीके की कंटीजेंट लायबिलिटी अगर कोई भी है तो वो सारे की सारी जो है फुट नोट में दिखा दो, ठीक है। फॉर द एक्सटेंट ऑफ द क्लेम इज़ वेरी बिग, सम पेंडिंग इन द कोर्ट, जैसे भी वोडाफोन आइडिया, एजीएम, इन लोगों का जो है काफ़ी बड़ा ड्यूस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, इन लोगों को अपनी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया इतने ऊपर हमारे जो है कर्जे वो भी एजीआर के भी बाकी हैं, ठीक है। तो सारा का सारा जो है कंटीजेंट लायबिलिटी इन द वे ऑफ बैलेंस शीट आपको दिखानी पड़ती है 5 साल तक, ठीक है। ये चीज़ें कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड हैं, यानी कि बताई गई हैं, और उस चीज़ को जो है मानना पड़ेगा आपको। द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन इन द वे ऑफ फुट नोट। मतलब जो भी ये मार्केट वैल्यू, जो भी इनका इन्वेस्टमेंट जो भी इनका है ना, उसका पूरा का पूरा वैल्यूएशन इनको फुट नोट में बताना पड़ेगा कि हमारा इतना इतना अगर आप खरीदते हैं इतना आपको फ़ायदा होगा, इतना घाटा होगा। मतलब
इन्वेस्टर को पूरी तरीके से जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करा गया है बाय द वे ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है बच्चे। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में क्या कहा गया है, मतलब मटेरियल चीज़ों को दिखाएं। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया, भैया पूरी की पूरी चीज़ें बता दो, ठीक है, कुछ भी छुपाओ नहीं। यहाँ पे ये बताया गया है, इतना भी ना बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारे जो है भारी भारी हो जाएं। भारी भारी इन द सेंस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फालतू की इन्फॉर्मेशन ना दिखाओ। द कन्वेंशन इज द एक्सपेंशन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर। ये उसकी जो है क्या है, एक तरीके से अपवाद है, मतलब यहाँ पे वो चीज़ें फॉलो अप नहीं होती हैं। ठीक है बच्चे। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन द फॉलोइंग आर द इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट इज इनरेलेवेंट need not to be user for the disclosure and these are to be important is either to be left or the merge out in the otherwise accounting। ठीक है। द स्टेटमेंट ऑफ द अननेसेसरी ओवरबर्डन, मतलब फालतू की चीज़ें ना दिखाओ, ओवरबर्डन ना करो। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA द टर्म मटेरियलिटी एज अंडर, मटेरियलिटी को उन्होंने इस तरीके से समझाया, मटेरियलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक विच इज एज इन स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट विच इज आइटम और डिस्क्लोजर ऑफ द गिवन इन द एक्सप्रेशन बट विल बी लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द जजमेंट ऑफ द रीजनेबल पर्सन। मतलब जो है छोटी छोटी जो खर्चे जो नहीं होते हम अपने यहाँ कंपनी में, तो वो सारे के सारे हम लोगों को नहीं दिखाने होते हैं। ठीक है बच्चे। चलिए आगे, कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिव प्रूडेंस, इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है सिंपल भाषा में अभी आप समझ लो, भविष्य में होने वाले लाभों के लिए लाभों की प्रत्याशा मत करो। ठीक है। भविष्य में होने वाली हानियों के लिए सजग रहो। ठीक है। अगर घर में बिटिया ने अगर जन्म अगर लिया है तो उसकी शादी भी उसकी करनी होगी, शादी करनी होगी तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके से जो है मतलब हमें उसे पढ़ाना लिखाना होगा, उसकी शादी करनी होगी, शादी में पैसा खर्च होगा, तो क्या है आज ही से जोड़ते हुए चलो। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। अगर भविष्य में कुछ भी अगर आपको लॉसेस अगर आपको बिजनेस में अगर होने वाले हैं, ठीक है, कोई भी आपका मार्केट में डाउन ट्रेंड जाने वाला है, तो जो है आप पहले से ही आप जो है उसमें अच्छे से परफॉर्म करते रहो। ठीक है बच्चे। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट ऑल द एंटिसिपेटेड अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है। सारे के सारे एंटिसिपेटेड लॉसेस को जो है रिकॉर्ड कर लो, एंटिसिपेटेड गेन को इग्नोर कर दो, वो तो भैया अपने हाई है। ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं। ठीक है। लाइकवाइज व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट अल्टरनेटिव रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन हैज बीन least favorable is to be intimated effect of the profit is to be adopted. The following are the example of the application of this principle of the conservatism. The closing stock to be valued as a realizable whichever is low, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू जो भी लो होती है उस पर रियलाइज होता है। ठीक है। क्योंकि देखो भैया, मतलब हाथ अपना पीछे खींच के चलोगे ना तो आप फायदे में आप रहोगे। बड़े बूढ़े भी कह गए हैं ना, जो भी आपका लॉस अगर कुछ भी अगर होने वाला है उसके लिए पहले से भैया तैयारी करके चलो। ठीक है। कुछ भी अगर तुमको फायदा अगर कुछ भी तुमको हो रहा है वो तो तुम्हारा है ही अपना यार। तो सारी चीजें हैं। ओके। द फॉलोइंग आर द डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रेडिटेड एंड द एंटिसिपेटेड एक्चुअल बैड डेब्ट्स। अब कोई भी तुम्हारा पैसा तुम्हारा मरता है हर साल, फॉर एग्जाम्पल 10,000 की आप ट्रेडिंग आप करते हो तो उसमें से 2,000 रुपये आपका मर ही जाना है, तो उसका पहले से ही प्रोविजन बना के चलो। मान के चलो पैसा आपका नहीं है। ठीक है बच्चे। अगर फुल अगर रिकॉग्नाइज अगर हो जाता है काफी अच्छी बात है। ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द शोन इन द सिलेंडर वैल्यू, सिलेंडर वैल्यू मतलब जितने पे जो पैसा उसमें मिलेगा वो उसके उस पर आप रिकॉर्डिंग आप करो। ठीक है। तो सारी चीजें हैं, अच्छे से पढ़ो। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म, द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म इट शुड बी वेरी कॉशियसली अदरवाइज इट शुड हैव अ टू इफेक्ट। ठीक है। इसको जो है काफ़ी मतलब जो है ध्यान से इसको इस्तेमाल करना होता है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी डिस्क्लोज एट द लोअर प्रॉफिट विच इज कंपेरिजन टू द एक्चुअल प्रॉफिट। मतलब एक्चुअली में जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं उनके हिसाब से मतलब जो है आपको करना होता है। बैलेंस शीट इज टू बी डिस्क्लोज एज अंडर स्टेटमेंट एंड द असेट्स टू बी ओवर स्टेटमेंट ऑफ द लायबिलिटी एंड द कंपेरिजन शुड बी द एक्चुअल बेसिस। मतलब एक्चुअल बेसिस भी सारी चीज़ों को आपको दिखाना होता है। द अबव मेंशन इफेक्ट शुड बी द क्रिएशन ऑफ द सीक्रेट्स रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व अगर आप कुछ भी आप बना रहे हो तो वो सारा जो है इसमें दिखाया जाता है। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट टू द कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर, मतलब इसमें जो है सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप लोग बनवा के दिखा सकते हो। ठीक है। तो सारे के सारे आज हम लोगों ने इस वाले चैप्टर नंबर 3 को आज हम लोगों ने जो है समाप्त आज हम लोगों ने कर दिया है, और काफ़ी अच्छे से आप लोग जो है इसको पढ़िए और सारी की सारी चीज़ें जो हैं करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 आज जो है आपका ओवर आपका हो गया है। ठीक है बच्चे।
तो आप लोग अब क्या आप लोग करेंगे, आप लोग इस चैप्टर को दोबारा देखेंगे, ठीक है, दोबारा देखिए, इनके क्वेश्चंस को पढ़िए। अगर कोई भी आपको दिक्कत आपको कोई भी आ रही है तो इस दिक्कत को बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फ़ोन नंबर पड़ा रहता है, उस फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है, लाइक कर देते हैं, काफ़ी इंटरनल मोटिवेशन की तरह, एक तरीके से ग्लूकॉन डी की तरह जो है वर्क करता है। ओके, बाकी जो है आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी आ रहा है, थैंक्स फॉर दैट। और अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।